नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटिन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, लास्ट पार्ट में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे ख़त्म किए थे और उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। ठीक है, उसको और थोड़ा इन्हांस करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है कि आपके पास एक वेक्टर है, मान लेते हैं इसको ए बोल दिया, और दूसरे एक वेक्टर से, थोड़ा समझाने की नज़र से इसको अलग बनाते हैं। दूसरा एक वेक्टर है ऐसा कुछ और एक ऐसा है, इसको छोटा ए और इसको छोटा बी बोल दिया। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं ना, इन दोनों वेक्टर्स को यूज़ करके हम ए वेक्टर को के कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इसमें कुछ ऐसा रियल नंबर का फैक्टर लैम्डा मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो हमने आपको बताया था ना कि पहले क्या हो रहा था, पहले ही हमने लास्ट जो क्लास में देखा था हमने कि दो जुड़ के एक बन रहा था। कहाँ गया, ऑडिशन ऑफ वेक्टर्स है ना। अच्छा, लास्ट पार्ट में हमने देखा था ना कि ए प्लस बी वेक्टर अगर कर रहे थे तो हमको आर वेक्टर मिल रहा था। अभी आर मान लीजिए एक कोई वेक्टर है, उसको हम दो वेक्टर में तोड़ सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी में तोड़ सकते हैं, उसी के बारे में, बस जस्ट इसका उल्टा है यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग डायग्रामेटिकली देख लेते हैं और फिर हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं। बाकी आप इसको रीडिंग डालेंगे, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताने वाला वो मैं बताते चलता हूँ। ठीक है, पहला चीज़ तो ये कि क्या हमको ध्यान रखना है इसमें। फर्स्ट चीज़ ये है कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि ए प्लस बी जो था वो हमको आर दे रहा था, यानी कि दो लोग मिंगल हो रहे थे और ये रिलेशनशिप तैयार हो रहा था। ठीक है, ठीक, रिलेशनशिप तैयार हो रहा था। अब बोला कि भैया बहुत हो गया, रहा नहीं जा रहा, और ये जो है ये ब्रेक हो जाता है। किस में ब्रेक हो जाता है वापस से, ए और बी में। ए और बी किसी का नाम है, लिंक आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो रहा है। कैसे हो रहा है इसको ये समझना है हमको। तो मान लीजिए इसी डायग्राम में देखिए, इसमें क्या हो रहा था कि एक ये बी वेक्टर था, एक ये ए वेक्टर था। ठीक है, ठीक, ये छोटा ए है और ये एक तीसरा वेक्टर था ए। तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन में, हम 2D की बात कर रहे हैं, तीनों एक ही प्लेन में है। इसने क्या किया कि बी को उठा करके यहाँ ला दिया। बी को हम पैरेलली मूव कर सकते हैं, तो पैरेलली मूव करके इसने यहाँ पे ला दिया। तब ये इसको पता लगा कि भाई ये तो बी तो छोटा पड़ गया। क्यों? क्योंकि ए इधर लगाया, ए भी छोटा पड़ गया। तो अब ये ट्रायंगल तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब ये कंपोनेंट नहीं बन रहे हैं। मतलब कि इनको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, डायरेक्शन वही रहेगा बट इसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। लंबा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रियल नंबर का फैक्टर लगाते हैं। रियल नंबर फैक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा या फिर म्यू से। यहाँ पर म्यू भी बोला गया है, राइट। तो इसने क्या किया कि जैसे इसमें लैम्डा और म्यू का फैक्टर लगाया, वो है इसमें एग्जैक्टली सेट बैठ गया। जितना बड़ा ये था ना, ये इतना बड़ा ये और ये इतना बड़ा ये। ठीक है, तो इसमें यही बोला जा रहा है कि बिना ये फैक्टर मल्टीप्लाई किए, मतलब ऐसा हो सकता है कि बिना फैक्टर मल्टीप्लाई किए भी सेट हो जाए। किस केस में, जब ये साइज़ अगर आप उसको पैरेलली मूव करें और साइज़ जितना चाहिए उतना पहले से ही उसका वेक्टर का साइज़ था। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन जनरली उस केस में क्या हो जाएगा, लैम्डा और म्यू का वैल्यू वन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, म्यू के वैल्यू, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही ऐसा होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ आपको फैक्टर छोटा या बड़ा करना ही पड़ेगा, तभी वो ट्रायंगल कंप्लीट होगा, ऐसा ट्रायंगल कंप्लीट होगा। ठीक, आपको ये समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि एक कोई वेक्टर है उसको, और दो और कोई वेक्टर है, तो वो दोनों वेक्टर को हम इस वेक्टर पे लेके आते हैं और उसको लैम्डा और म्यू के फैक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उसका कंपोनेंट में उसको तोड़ सकते हैं या कंपोनेंट में उसको बता सकते हैं। ठीक है, इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए वेक्टर। ये क्या है, ए वेक्टर है। ए वेक्टर हैज़ बीन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स लैम्डा ए एंड म्यू बी अलोंग ए एंड बी। अलोंग ए एंड बी मतलब इसी का सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक, अब ये पढ़िएगा, सेम चीज़ वही लिखा हुआ है कि तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन में है, सिंगल प्लेन में है, सिंगल प्लेन में है। थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ कि आपको दिखाई पड़े, सिंगल प्लेन में है। ठीक है,
अब इसमें और क्या नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि किसी भी वेक्टर को हम, मान लीजिए ए कोई वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है, उसको हम 2D में बताना चाहते हैं, तो हम उसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो चीज़ होना चाहिए इसमें, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक। मतलब जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, तीसरा कंडीशन जो हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, वो आपको उसमें दिखता नहीं है, लेकिन जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसमें ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड को हम अलग लिख लें और डायरेक्शन को हम अलग लिख लें, ठीक है। अब ये डायरेक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यूनिट वैल्यू हो जाएगा, यूनिट वैल्यू होगा। तो मतलब कि ये सिर्फ डायरेक्शन का ही काम करेगा, यहाँ पर जो टर्म होगा या चीज़ होगा या जो भी रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा वो सिर्फ वो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, उसका अपना कोई वैल्यू नहीं होगा, अपना जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा कुछ अगर हमको मिल जाए कि जिससे हम सिर्फ डायरेक्शन अलग रिप्रेजेंट कर सके, मैग्नीट्यूड अलग रिप्रेजेंट कर सके, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। किस सेंस में आसान होगा वो हम आगे आएगा तो देखते हैं। बाकी इसमें आप ये समझिए कि एक ये मैग्नीट्यूड हम इसको अलग कर दे रहे हैं। तो इस केस के लिए आ जाता है कि हमको हमारे पास कुछ यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि सिर्फ डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करेगा, उसका वैल्यू 1 होगा, तो मतलब कि यूनिट वेक्टर हो बोल सकते हैं उसको। यूनिट वेक्टर में क्या क्या देखना के लिए आपको चाहिए, यूनिट वेक्टर में आपके पास क्या होना चाहिए, एक 1 का वैल्यू होना चाहिए प्लस डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इसको यूनिट वेक्टर बोल लेते हैं। ये नॉर्मल वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन यूनिट में क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया, और डायरेक्शन तो हमको होना ही चाहिए, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर समस्या को सुलझाने के लिए हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर, ठीक। तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आसान किस सेंस में होगा, प्लस माइनस के सेंस में ही होगा, आते हैं उस पर, ठीक है। अभी यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ, इट इज़ कन्वीनियंट टू रिजॉल्व अ जनरल वेक्टर अलोंग द एक्सेस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट किसको बोला गया, एक्स एंड वाई वाले को, ठीक है। यूजिंग वेक्टर्स ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्यों बोला गया, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन भी है। वेक्टर के लिए डायरेक्शन होना चाहिए और यूनिट वैल्यू है, मतलब वो भी एक वेक्टर ही है, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन देखिए, या उसके बारे में जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं वो देखिए, ठीक है। यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए इसमें। दूसरा क्या है, इट हैज़ नो डायमेंशन एंड यूनिट, ठीक है। अब ये यूनिट जो बोल रहा है और ये डायमेंशन जो बोल रहा है, ये इससे रिलेटेड है, मीटर सेकेंड्स, उस सेंस में बोल रहा है। ये यूनिट मतलब ये यूनिट वैल्यू के सेंस में नहीं है, वो यूनिट जो मीटर वाला जो यूनिट होता है ना, उसके सेंस में है, ठीक है। तो इसके पास अपना खुद का डायमेंशन और यूनिट नहीं होता है, ये किसी के साथ लगेगा और उसके पास जो यूनिट होगा वो उसको अपना लेगा ये, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन ओनली। यूनिट वेक्टर्स along x, y and z एक्सेस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर डिनोटेड बाय i, j एंड k, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये इसके बारे में कुछ खास बातें थी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे, मान लीजिए ये लिखा ही हुआ है, वैसे यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है। अब ये देखिए ये पिक्चर, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, RCS रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो y के अलॉन्ग इसको j बोलते हैं, x के अलॉन्ग इसको i बोलते हैं और z के अलॉन्ग इसको k बोलते हैं। ये खप्पा लगाना मत भूलिएगा, है ना, ठीक है। वैसे अगर हम जब अभी लिख रहे होंगे तो हो सकता है एक खप्पा कहीं मिस कर जाए, बट बाय डिफॉल्ट आपको अंडरस्टूड रखना है कि यहाँ पर एक खप्पा होगा ही होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए, इसमें मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट होगा, ये 3D में पॉइंट है, क्योंकि ये z का भी फैक्टर आ गया, मतलब ये 3D में चला गया। कोई भी एक पॉइंट है, तो ये ओरिजिन है, ये क्या है 0,0,0 है, इसका ना कोई डायरेक्शन है ना कोई वैल्यू है, ठीक है। अब इस पॉइंट से जब इसका हम ये देखेंगे तो इसका कुछ तो x वैल्यू होगा, है ना, x से कुछ ऊपर होगा, ये y से कुछ ऊपर होगा, और ये z से भी कुछ ऊपर होगा, है ना, ये z से भी ऊपर कुछ होगा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेम हाइट पे z एक्सिस पे मैं डाल रहा हूँ ये। तो x, y और z वैल्यू इसका होगा, तो जो वैल्यू होगा सो वैल्यू लिख देंगे और साथ में i, z के लिख देंगे। मान लेते हैं एक पॉइंट है 5,6,9, ठीक है। x, y, z पे x, y, z पे एक पॉइंट है 5,6,9। इस पॉइंट पे जो भी होगा उसको क्या बोल देंगे, 5i + 6j + 9k। अब ये खप्पा नहीं है, यहाँ पर मान के चलिएगा खप्पा है, ठीक है। ऐसा कुछ इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। किसी
किसके अबाउट रिप्रेजेंटेशन है ये? ओरिजिन के अबाउट है। ओरिजिन का वैल्यू क्या है? 0,0,0। ठीक, क्लियर है ये बात? ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। आइए वापस पॉइंट पे आते हैं। अब इसमें ये देखना है कि इसका मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगा। मॉड्यूलस वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगा। मॉड्यूलस वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 के बराबर होगा। दीज यूनिट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये यूनिट वेक्टर्स जो हैं ये देख रहे होंगे आप, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, अब ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ कहानी है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि एक वेक्टर को वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज मान लेते हैं ए। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को क्या नाम बोला हुआ है? एन। ये एन बार हो, ये एन जो के साथ खप्पा वाला, इसको यूनिट वेक्टर नाम दे दिया फिलहाल इतने दूर के लिए, आगे यूज़ नहीं होगा ये इतने दूर के लिए ये। तो डायरेक्शन के लिए हमने ये यूज़ कर लिया। मैग्नीट्यूड के लिए कुछ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर उसने लैम्डा यूज़ किया, इसको लैम्डा यूज़ किया। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वही चीज़ इसको मैंने इसको जिसको ए वेक्टर बोला है उसको उसने ऐसा कुछ दे लिखा है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, चूँकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि अब ऐसा क्या है ना कि यहाँ पे भी आप देखेंगे सिंबल एक जैसा ही दिख रहा है लेकिन अलग अलग हैं। ये और ये एक जैसे ही दिख रहे हैं लेकिन अलग अलग हैं। ये एक वेक्टर है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है। इन जनरल अ वेक्टर ए कैन बी रिटन एज मॉड्यूलस ऑफ ए मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वही चीज़ है यहाँ पे, मैंने इसको लैम्डा यहाँ बोला हुआ, यहाँ पे से मॉड्यूलस लगा के वैल्यू दिखा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सॉरी, अब इसमें बोल रहा है कि रिजॉल्व अ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स दैट लाई अलोंग यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे। अब ये 2D में लगे, अभी 2D से है ना, 2D में बात कर रहा है। आई और जे, के की बात यहाँ पे नहीं की गई है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए के का बात को हटाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग एक्स वाई प्लेन में है। किस में है? एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में है तो उसके लिए हम क्या चाहिए? आई और जे का वैल्यू, आई और जे का ये रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा। ठीक है, वैल्यू तो 1 ही होता है, वैल्यू में नहीं जाएंगे। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, मान लेते हैं कि एक ये है एक्स एंड वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक वेक्टर है हमारे पास। एक वेक्टर कौन है हमारे पास? इसको मैं ब्लू से दिखाता हूँ। एक वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, इसका नाम क्या है? सबसे कॉमन नेम हम जो अभी तक यूज़ करते आए हैं दैट इज़ ए वेक्टर। इसका नाम क्या है? ए वेक्टर है। ठीक है, अब क्या कीजिए आप कि इसको पैरेलल एक ड्रॉ कीजिए यहाँ से, और इसके पैरेलल एक ड्रॉ कीजिए यहाँ से। मतलब ये y के पैरेलल ये ड्रॉ किया और x के पैरेलल ये ड्रॉ किया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या बोल देते हैं? इस वैल्यू को जो क्या बोल लेंगे हम? ax बोल लेंगे। सॉरी, xx नहीं, ax बोल लेंगे। सॉरी, ax नहीं, ये y एक्सिस पे है ना, इसको ay बोलिए। इसको हम लोग ay बोल लेते हैं, इसको हम ax बोल लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ax तो आगे मैग्नीट्यूड में आ जाता है ना। ओके, ax मत बोलिए, क्योंकि अभी मैं बताने के लिए तो बता दूंगा x करके, लेकिन फिर आगे अब जब पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न में आ सकता है। तो हम लोग सिंक में रखते हैं, जो यूनिट्स इसमें दिए हुए हैं, जो तरीका का रिप्रेजेंटेशन का तरीका किताब में दिया हुआ है उसको हम लोग सिंक में रखते हैं। ठीक है, इसको a2 बोला है, इसको a1 बोला है, और मान लेते हैं ये थीटा है। और क्या मान लेते हैं कि ये वाला जो मैंने मान क्या लेते हैं, मतलब इसका जो x का जो रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, वर्क स्पेस ज़्यादा चाहिए। x का जो यहाँ पर ये है उसके लिए i यूज़ करेंगे और y के लिए हम लोग j यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि ट्रायंगल लॉ रखिए या फिर आप ये रखिए, a2 जो है a2 को भी वेक्टर ही बता देते हैं ना। क्यों वेक्टर बता देते हैं? अभी आपको पता चलेगा कि a1 प्लस a2 इक्वल्स टू a आएगा। क्यों a आएगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन था, हाँ पैरेललोग्राम लॉ था, जो भी था पैरेललोग्राम लॉ था ना, उसके तहत
और अगर आपको ट्रायंगल लॉ से देखना है तो इस A2 को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पर एक A2 बन जाएगा, तो ये ट्रायंगल लॉ से आ जाएगा। तो A2 प्लस A1 गिव्स मी A। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम चाहते हैं, ठीक है, ये दोनों तीनों वेक्टर्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ वो ऊपर खपा ऊपर डालने का, बट कहीं मिस हो जाए तो मान के चलिएगा पड़ा हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ठीक। A1 किसके अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। A2 किसके अलॉन्ग है? Y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो A1 को हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और इस सॉरी A1 को और A2 को भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो AX है इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है इसका? I हो जाएगा, ठीक। प्लस मैग्नीट्यूड इसका क्या है? AY का, A2 का AY रख लीजिए, और डायरेक्शन क्या है? J, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू A। इसमें कोई दिक्कत? अब ये 20 से इसको हम हटा देते हैं, है ना। ये इसके लिए आया है, ये इसके लिए आया है, ठीक है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या करना था? यहाँ पे हमको बोल रहा था कि रिजॉल्व अ वेक्टर A इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स दैट लाई अलॉन्ग विद द यूनिट वेक्टर INJ। तो ये काम हमारा हो गया, यहाँ पर ये काम हमारा हो चुका है, ठीक है, कि हमने इसको इसमें डाल दिया, क्या बोलते हैं, मतलब इसके कंपोनेंट वेक्टर्स में इसको हमने तोड़ दिया। ये काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब इसमें और कुछ बातें हैं जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से यहाँ पर देखते चलेंगे, ठीक है। अब ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर यही है AX और AY को इसको X एंड Y कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। नोट दैट AX इज इटसेल्फ नॉट अ वेक्टर बट AXI इज अ वेक्टर, ठीक है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, ये हम बात कर चुके हैं, और ये टोटल मिला के एक वेक्टर बनता है, ये यहाँ पे बोला गया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वेक्टर था, A वेक्टर जो था यहाँ पे, वो ये थीटा एंगल बना रहा था X एक्सिस के साथ, ठीक, ये थीटा एंगल बना रहा था। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या था, इस A1 वेक्टर था ये, और जो मैग्नीट्यूड था उसको AX हमने माना था, इसको हमने AY माना था, और ये A2 एक वेक्टर था। तो हम इसको AX को बोल सकते हैं AX इक्वल्स टू A cos थीटा एंड AY इक्वल्स टू A sin थीटा। कैसे आया ये? ठीक है, इस ये जब ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। चलिए मैं एक लाइन फिर बता देता हूँ, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज A1, अरे यार, A1 बाई A, A1 इक्वल्स टू A cos थीटा, A1 इक्वल्स टू A cos थीटा। अब A1 को क्या लिख सकते हैं? A1 को हम हटा के AX लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड की ही तो बात करनी है ना, मैग्नीट्यूड का ही सिर्फ बात करना है। तो A1 को हम क्या लिख सकते हैं? AX लिख सकते हैं। कहने के लिए हम बोल सकते हैं उसको कि बराबर की ये, क्योंकि अब ये वेक्टर रहा नहीं ना, हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे वो हम स्केलर में बात कर रहे थे, तो मैंने नाम के लिए यहाँ पर A1 तो ऊपर था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाँ ठीक है, A1 बाई A था। अब A1 का सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड से मतलब, A1 तो क्या है? वेक्टर है, उसको मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हमने उसको AX से रिप्लेस कर लिया, और हमारा AX इक्वल्स टू A cos थीटा आ गया। सिमिलरली साइन के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस करके आप उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये निकल गया हमारा। ओके, चलिए वर्क स्पेस थोड़ा क्लियर कर लें।
यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब ये बोल रहा है कि ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब कॉस थीटा नेगेटिव भी होता है ना, कॉस थीटा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। हमने क्या कि हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये यहाँ पे माना है। अगर ये यहाँ पे मानेंगे तो थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। थीटा का वैल्यू जैसे ही चेंज होगा वैसे ही कॉस थीटा का वैल्यू भी चेंज होगा, और वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इसका ए एक्स और ए वाई का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है उस हिसाब से। ठीक, अब यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि हम एक वेक्टर को दो तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन थीटा, इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस एंड कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई के टर्म्स में। ठीक है, क्लियर है इतना तक। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे ये देखिए, पहला तरीका क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ए एंड डायरेक्शन थीटा विथ एक्स एक्सिस, तो ए इक्वल्स टू, नीचे आ जाएगा, पहला जो है उसको, उसके लिए ए इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई में, ए इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई। ठीक है, इसमें भी आई तो आएगा ही, आई मिस कर गया यहाँ पर, थीटा को सिंक का ही लिख दिया मैंने, साइन थीटा जे और ए वाई जे। तो अब दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, यही यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो अब ये तो पता ही है, ए और थीटा दिया हुआ है, तो ए एक्स और ए वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये फार्मूला हमने देखा ही है। ठीक है, अभी कैसे निकाल सकते हैं उसका, अगर ये है एक तरीका, मान लीजिए ए का वैल्यू निकालना हो और हमको क्या क्या पता है, हमको ए एक्स और ए वाई का वैल्यू पता है, तो हम क्या कर देंगे, ए एक्स और ए वाई का वैल्यू अगर हमको पता है और हमको ए निकालना हो तो हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो ये स्क्वायर करके ऐड हो गया। अब ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ये पूरे एक्सप्रेशन में, कॉमन जैसे ही लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसकी ए स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, रूट ओवर एक ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ए का वैल्यू निकाल लिया। अगर और थीटा निकालना हो यहाँ से, ठीक है, कि ए मान लेते हैं ए एक्स और ए वाई का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने ए एक्स और ए वाई से क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया पहले, उसके बाद क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। थीटा कैसे निकाल लिया, टेन थीटा इक्वल्स टू ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है, थीटा निकाल लिया, तो हमको क्या पता चल गया, बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आपको ए एक्स दिया हुआ है, ए एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ए एक्स और ए वाई दिया हुआ है, और आपको ये निकालना है। तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड हमने यहाँ से निकाल लिया, और दूसरा क्या, डायरेक्शन इसका पता होना चाहिए, डायरेक्शन मतलब ये थीटा पता होना चाहिए, थीटा हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, सिंपल। चलिए, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं ना, कि अभी 2D में हमने देखा, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 3D में एक्सटेंड कर सकते हैं इसी बात को। ठीक है, ठीक, अब ये देखिए, मैं अलग से फ़ोटो नहीं बना रहा हूँ, ये फ़ोटो काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस 3D में बना दिया फोटो। एक पॉइंट इसने ले लिया, कौन सा पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया। ठीक है, आप एक क्यूब मान के चलिए, ये क्यूब जैसा ही कुछ है, या मतलब क्यूबाइड भी मान के चल सकते हैं, बट क्यूब रखिए सिंप्लिसिटी के लिए, समझने के लिए अभी क्यूब मान के चलिए। अब एक क्यूब है, अब क्यूब के इस नीचे वाले, जो एक ऐसा क्यूब है, इसके नीचे वाले कॉर्नर पर आपने एक्सिस लगाया, और ऊपर वाला जो पॉइंट है वो 3D में आ जाएगा। ना वो एक्स वाई प्लेन में है, ना एक्स वाई जेड प्लेन में है, ना एक्स जेड प्लेन में है, वो कहाँ पे है, तीनों ही प्लेन में है। ठीक है, इस कोने पर है। ठीक, जो ये पॉइंट देख रहे हैं, अब इसको क्यूब मान के चलिए, ये जो है ना क्यूब का ये ये दिया हुआ है, ऐसा कुछ है ना, क्यूब का ये आगे वाला फेस हो गया, ये आगे वाला फेस है, और ये साइड वाला फेस है। तो ये क्या है, एक्स और वाई प्लेन में भी नहीं है, एक्स और जेड प्लेन में भी नहीं है, और जेड और एक्स प्लेन में भी नहीं है ना।
ये क्या है, तीनों प्लेन में है, तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, इसका कुछ कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स अब हमको ये नहीं पता है कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कुछ इसमें दिया हुआ है क्या, AX AY Z तो दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, इस वेक्टर का क्या है, A वैल्यू है, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y पे इसने ये ले गया है वैल्यू, दैट इज AY, जो Z पे ले गया है वैल्यू Z पे ऐसे, अरे यार ये Z पे, ये YZ प्लेन पे पहुंचा और ये वापस इसको मिरर इमेज आ जाए, मिरर इमेज नहीं बोलेंगे, इसका जो रिफ्लेक्शन बोलेंगे Z पे वो AZ हो जाएगा, क्योंकि ये AZ ये हो गया, ठीक है। और इसी का जो इधर की जाएगा, फिर ये नीचे और आएगा, x एक्सिस पे वैल्यू AX आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये मतलब है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ ऐसा है, AX, AY, AZ, ये इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। कैसे ये पता चला, ये हमने इसको डिफ्लेक्शन निकल करके, ये क्या है, इसको पहले हम यहाँ से ले गए, इसको YZ प्लेन पे ले गए, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, x तो 0 हो जाएगा, इसका x 0 हो जाएगा, y का कुछ वैल्यू होगा, y का कितना वैल्यू होगा, y का इसके बराबर वैल्यू होगा, है ना, AY और AZ, और ये वैल्यू हमको खोजना ही था, तो AY पर ले गए और इससे हम इसका क्या लिए, एक रिफ्लेक्शन लिया यहाँ पर, जो कि हमको AZ वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये बना। अब एक बार ये बन गया, उसके बाद इसको हम और क्या बोल सकते हैं, और इसमें समझने वाली बात क्या है, एंगल्स। ये जो पॉइंट है इसका बीचों बीच ये डायगोनल टाइप का एक लाइन है, ये A वेक्टर जो है डायगोनल टाइप का है, ये अल्फा किसके साथ बना रही है, x के साथ बना रही है अल्फा, ठीक है। नाउ यहाँ पर जब हम 2D में बात करते हैं, तो अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाता है, ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर ये 90 माइनस अल्फा वैल्यू नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि वो XY प्लेन में नहीं है, अभी वो हिला हुआ है। x के साथ y अल्फा मान लिया हमने, y के साथ बीटा मान लिया, और z के साथ हमने गामा मान लिया है, ठीक है। और हमको बस एक ही साइड का एंगल पता, वो लाइन x के साथ कितना बना रही है, y के साथ कितना बना रही है, और z के साथ कितना बना रही है, बस हमको इतना ही पता है, ठीक है। क्योंकि करस्पॉन्डिंग उस साइड में उसके कोई लाइन नहीं है, ठीक है। 2D में हमको एक y दिख रहा था, x से आप एंगल निकाल रहे थे तो y दूसरी साइड पर दिख रहा था, बट इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर लाइन नहीं है, क्योंकि ये 3D की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अगर हमको x जो कोऑर्डिनेट माने हैं AX और AY AZ, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम देख चुके हैं AX इक्वल्स टू, A का वैल्यू हमको सिर्फ पता था, A का वैल्यू पता था, ठीक है। A का वैल्यू पता था, तो हम क्या बोल सकते हैं, AX इक्वल्स टू A कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा बना रही है x के साथ, AY इक्वल्स टू A कॉस बीटा, और AZ इक्वल्स टू A कॉस गामा, ठीक है। अब ये चीज़ कहाँ से आया, ये हम पिछले वाले में देख चुके हैं, 2D में कैसे देखा था, उसी को हमने बस एक्सटेंड किया है 3D में, ठीक है। उम्मीद है ये तो आपको मतलब क्लियर हो रहा होगा, अगर ना हो रहा हो तो एक बार इसमें आप डालिएगा, जो भी डाउट्स होंगे आपके इसमें मेरे कमेंट्स में डालिए, ठीक है, कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, मैं उसके लिए फिर अलग से टॉपिक वाइज डाउट्स लेकर के बनाऊँगा वीडियोस, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए, अब जब हमको AX AY और AZ का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ से सीधा सीधी हमको A का रिप्रेजेंटेशन मिल गया, ठीक है। A का रिप्रेजेंटेशन मिल गया। अभी हमको A का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे भी A लिखा है और यहाँ भी A लिखा है। यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी था तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर तो स्केलर क्वांटिटी है ये, तो इसको क्या करना चाहिए था मित्रों, मॉड लगाना चाहिए था, यहाँ मॉड लगाना चाहिए था, मॉडुलस A का वैल्यू ये आएगा, ठीक है, मॉडुलस A का वैल्यू ये आएगा, ठीक है। तो इससे ये बोल रहा है कि पोजीशन वेक्टर R जो है उसको हम x i y z, और ये तो वहाँ पर x y और z क्या है उसके कंपोनेंट्स हैं अलोंग x y एंड z एक्सिस, ठीक है, ये बोलेगा। तो वही चीज़ को मतलब जनरलाइज टर्म थोड़ा अलग टाइप से लिखा गया है। अब आ जाते हैं इसके एडिशन पर, ठीक है, एडिशन ही है ना। ग्राफिकल मेथड में जैसे इसमें विजुअलाइजेशन किसी किसी को प्रॉब्लम आ सकता है, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए ठीक है, बट आपको ये पता होगा कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। उस सबको हैंडल करने के लिए कौन सा आ जाता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ जाता है।
पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था कि ग्राफिकल जो है कुछ लिमिटेशन ग्राफिकल मेथड में था, ठीक है, और इस चैप्टर में भी हम देख रहे हैं ग्राफिकल मेथड में है इशू। तो हम समय पूर्ण हो चुका है, एक ही पेज तो पढ़ाना था। चलिए 10 मिनट दीजिए, इसको हम ख़त्म ही कर देते हैं अभी, ठीक है। एक बहुत सिंपल है, इसमें 2D और 3D किसी में भी आप बात करें एक ही बात है। मान लेते हैं एक वेक्टर है जिसको हम 2D में लिखते हैं AXI प्लस AYJ। दूसरा एक वेक्टर है B, इसको हम लिखते हैं 2D में BXI प्लस BYJ, ये J है ना। अब बोला गया हमको कि A प्लस B वेक्टर, ठीक है। तो अब वो कुछ नहीं करना है, ये लाइक वाइज जो होंगे ना वही ऐड होंगे, ठीक है, अलग वाले ऐड नहीं होंगे। तो इसमें हमारा क्या है, I वाला जो है, X वाला जो है वो X के अलॉन्ग वो ऐड हो जाएगा, और जो Y के लिए जो J है वो अलग ऐड हो जाएगा। तो हम इससे क्या बोल देंगे कि I वाला I के साथ ऐड हो जाएगा, तो AX प्लस BX जो है वो I के साथ आ गया, प्लस तो था ही ना AY प्लस BYJ, ठीक है। तो I वाला I के साथ ऐड कर दीजिए, J वाला J के साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। और K वाला है तो K के साथ ऐड कर दीजिए। मान लीजिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तो K भी हट जाएगा अपना यहाँ पे, है ना। XAY AZ K प्लस BZ K, ठीक है, ये कर दिया। तो एक और फैक्टर इसमें आ जाएगा AZ प्लस BZ K। तो लाइक वाइज वाले जो होंगे, x का जो I से रिप्रेजेंट किया तो x वाला I का जो भी कोफिशिएंट होगा या जो भी मैग्नीट्यूड होगा एक साथ जोड़ दीजिए, j का जो भी मैग्नीट्यूड होगा एक साथ जोड़ दीजिए, और k का जो भी मैग्नीट्यूड होगा एक साथ जोड़ दीजिए। तो ये आपका ऐसा हो जाता है, ठीक है। माइनस में कुछ नहीं है, सेम वाले को माइनस कर दीजिए। अब वैल्यू माइनस में जाता है, उससे आपको डरना नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको बोल देता है कि a माइनस जे निकालो, a माइनस बी, सॉरी जे नहीं, a माइनस बी निकालो, ये माइनस है अब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधी ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं कि ये वाला तो पॉजिटिव था, ए वाला तो पॉजिटिव में रखेंगे, और बी वाला क्या करेंगे, निगेटिव में लेके चले जाएंगे। माइनस बी है ना, तो माइनस बी एक्स आ गया, ठीक है। तो आप ये पढ़ के देखिएगा, बहुत आसान है, आपको ये आराम से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आप ये पढ़ के देखिए। यहाँ पर देखिए a प्लस बी माइनस सी बोला निकालने के लिए, तो a प्लस बी प्लस माइनस सी, तो a प्लस बी ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स हो जाएगा। ये ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड, दैट इज इट, ठीक है। चलिए ये पार्ट खत्म हुआ। अब दो सवाल हैं छोटे छोटे, दिखते तो लंबे हैं लेकिन छोटे छोटे ही हैं, 5-7 मिनट और लूँगा और उसको मैं हम लोग ख़त्म ही कर देते हैं। इसमें बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब गिवन वेक्टर्स कौन से हैं, ए और बी अपना गिवन वेक्टर है, और उसके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल। मतलब ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, और इसका अपना अपना मैग्नीट्यूड जो भी होगा वो हमको पता है। मतलब ए और बी का वैल्यू टोटली पता है, थीटा भी पता है, ठीक है। तो आ जाइए इसमें। अब इसको समझिएगा ठीक से। अब जो जो चीज़ हमको पता है उसको पहले प्लॉट करेंगे हम लोग, ठीक है। जब भी वैसा सवाल आए तो जो चीज़ आपको पता है वो प्लॉट कीजिए। हमको क्या पता था, ए पता था, अब ये वेक्टर है, बी पता था, और इसके बीच का एंगल थीटा पता था। इतना तो क्लियर है, इतना पता था सबको, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, इसका रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक है, आर। अभी हमको आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है, किस टर्म्स में, ए और बी के टर्म्स में मैग्नीट्यूड बताना है और थीटा के टर्म्स में उसका डायरेक्शन बताना है, ठीक है। इसमें कुछ मुझे लगा कि एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है तो हम उसको भी देख लेंगे, बट अपना जितना काम का है उतना पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, ठीक। अब क्या है कि हमको इसका ये चाहिए,
डायरेक्शन चाहिए। तो r इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, r वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। ठीक है, अब क्या किया ना इसने कि इसको थोड़ा एक्सटेंड किया। क्यों एक्सटेंड किया वो भी मैं अब आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा एक्सटेंड किया और ये ऐसा बन गया। ठीक है, ये वाला बन गया। हमने अभी तक क्या नहीं बनाया है, और ये जो है ना अल्फ़ा बना रहा है इसके साथ। ठीक है, ये जो है अल्फ़ा बना रहा है, तो मैंने हमको अल्फ़ा ही बताना है थीटा के टर्म्स में। तो वो क्या बताना, आर का मैग्नीट्यूड बताना है और अल्फ़ा का वैल्यू बताना है किसके टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में। यही हमारा सवाल का जवाब है। ठीक है, अब ये वेक्टर जब हमने इसको एक्सटेंड किया, ये ऐसा एक्सटेंड किया, तो ये ऐसा ले लिया। अभी हमने इस वाले लाइन का जिक्र नहीं किया है जो ये आया है, ये आगे भी नहीं आना चाहिए था, बट ये लोग डाले हैं तो हम वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, एक इस लाइन को अभी हम नहीं ले रहे हैं, और एक ये बीटा एंगल से हमको कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है, और इस लाइन से भी कोई मतलब नहीं है, बीटा और इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। बाकी जो है वो इसी पिक्चर का बढ़िया वाला मतलब प्रिंटेड वर्जन कह सकते हैं आप, है ना। ठीक है, ये वाला सवाल बता दूंगा तो ये वाला तो खैर आराम से ही हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इसका भी मैं आपको ये समझा दूंगा, बाकी फिर मैथमेटिक्स रहता है वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो हुआ क्या है कि ये पिक्चर था हमारा, अल्फ़ा जो है हमको अल्फ़ा का ये बताना है। ठीक है, अब इसको क्या किया कि ये पैरेललोग्राम था एक, अब इसको थोड़ा एक्सटेंड किया इसको, ताकि इसके पॉइंट के साथ ये मैच कर जाए, और ये 90 डिग्री पे बना। ये थीटा जो है ये भी थीटा के बराबर है। क्यों थीटा के बराबर है, पैरेलल लाइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साल इक्वल इन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन कौन से मान रहे हैं हम, ओ और क्यू और पी एंड एस, दो पैरेलल लाइन मान रहे हैं, जिसके बीच में जो वो जो क्या ट्रांसवर्स बोलते हैं ना, हाँ ट्रांसवर्स जो है अपना ये है, ये लाइन है। ओ और पी जो है अपना ट्रांसवर्स लाइन है। एस पी एंड ओ क्यू आर पैरेलल लाइंस। ओ पी या ओ पी एन जो भी है वो ट्रांसवर्स लाइन है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से सेम हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने थीटा बोल दिया। ठीक है, अब ये ट्रायंगल ले लीजिए, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ओ एस एन। ये प्रूफ सीधा सीधी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको याद करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखिएगा। ओ एस एन, ओ एस एन। अब ये ट्रायंगल चूँकि हमने नया ट्रायंगल आगे बढ़ा के बनाया है ना, तो अब इसको तो यूज़ करना ही है, तो सीधा सीधी पहले इसी को उठा लेते हैं, इसी वाले ट्रायंगल को उठा लेते हैं। तो ओ एस एन कौन सा, कहाँ गया ट्रायंगल ओ एस एन रखिए ना। ट्रायंगल ओ एस एन में हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ओ एस स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन एस एन स्क्वायर। ओ एस स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब ओ एन को देखिए, ओ एन को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन। ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन, है ना, दिस प्लस दिस। ठीक है, अब ये क्या है, ए है, और ये वैल्यू क्या है। ठीक है, गौर कीजिए क्या है, ये अगर बी था तो इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये भी, इसको भी बी बोल सकते हैं, ये वाले को भी बी बोल सकते हैं। इसको बी बोला ना हमने, बी वेक्टर है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो इसको भी बी वेक्टर बोल ही सकते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम ही है इसका। ठीक है, तो ये क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है, ये बी वेक्टर है, तो इसके हिसाब से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा आप निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आप बी कॉस थीटा निकालिए। इसका वैल्यू भी पता है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज पी एन बाई बी। ये बी आगे ऊपर चला गया, पी एन इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। तो बस वही किया है, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए एक तो आ गया, ओ एन का वैल्यू आ गया। अब एस एन का वैल्यू बताइए, एस एन को क्या लिख सकते हैं, अगेन बी को यहाँ शिफ्ट कीजिए इसी ट्रायंगल में, एस एन। ठीक है, एस एन को बोल सकते हैं बी साइन थीटा। ठीक है, सेम जैसे अभी मैंने आपको कॉस थीटा निकल के बताया था, वैसे इसका साइन थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो एस एन का बी साइन थीटा। अब इसको ऐड कर दिया हमने, क्या कहा है, स्क्वायर करके ऐड कर दिया। क्यों स्क्वायर करके ऐड कर दिया, क्योंकि स्क्वायर में एडिशन था, इसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और वैल्यूज़ हमने इसमें पुट किया है, और ये वाला इसमें पुट किया है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से r निकल के आ जाता है हमारा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, और r का वैल्यू निकल के आ जाता है। तो ये r का वैल्यू क्या दे रहा है हमको, r का वैल्यू दे रहा है हमको मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमको पता चल गया। ठीक है, ए और बी नोन था, ए भी नोन था, थीटा भी नोन था, तो अब देख रहे हैं सब इसमें नोन है, तो मैग्नीट्यूड हमको इस यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है आपको,
नहीं, यहाँ पे गौर नहीं करना है, यहाँ तो दोनों के बीच का एंगल है, कोई मतलब नहीं, कोई गौर नहीं करना है आपको। अब ये स्क्वायर बोला, आप इसको वेक्टर मत मानिए, ये इसका मॉड्यूलस में ही बात चल रहा होगा, है ना, ये भी मॉड्यूलस में ही होगा, मतलब इसका वो मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसके डायरेक्शन से फिलहाल अब मतलब नहीं रहा है। ठीक, मैग्नीट्यूड हमने बता दिया, डायरेक्शन बताना, यानी कि हमको अल्फ़ा का वैल्यू खोजना है। किस चीज़ का वैल्यू खोजना है? अल्फ़ा का वैल्यू खोजना है। ठीक है, और फिर से आ जाइए ट्रायंगल में ओ, ठीक है, कौन से ट्रायंगल में आ जाइए? ओ एस एन में, ओ एस एन में आ गए हम लोग। ठीक है, बस मैं ये आपको बता करके कि भाई मतलब एग्जैक्टली कौन सा ये ट्रायंगल है, इसलिए मैं आपको वो डायग्राम बता रहा हूँ कि अब ट्रायंगल दिमाग में आपके सेट रहे। ठीक है, ओ एस एन ट्रायंगल में क्या हो रहा है? एस एन बड़े वाले ट्रायंगल में एस एन बराबर क्या है? ओ एस साइन अल्फा। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल अभी मैंने आपको बताया, साइन अल्फा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एस एन बाय हाइपोटेन्यूज आर, एस एन बाई आर। ठीक है, तो एस एन को क्या बोल सकते हैं? आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा, एस एन को आर साइन अल्फा बोल सकते हैं। ये क्या था? साइन अल्फा था ना, साइन अल्फा, आर ओ एस ही है, आर का वैल्यू ओ एस है, यहाँ पे मैंने आर लिखा है, यहाँ इसने क्या लिख दिया? ओ एस लिख दिया है। ठीक है, तो ओ एस ही आप मान के चलिए ताकि ये रहे। तो एस एन इक्वल्स टू आर साइन अल्फा, एस एन इक्वल्स टू आर का वैल्यू पुट कीजिए, ओ एस के बराबर ओ एस साइन अल्फा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वही चीज़ तो यहाँ भी उसने भी वही उसे ऐसे कुछ किया। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ट्रायंगल पी एस एन पे आ जाइए। ट्रायंगल पी एस एन से क्या कर रहा है ये लोग कि एस एन का वैल्यू यहाँ से भी निकाल लेते हैं, तो इक्वेट करने में काम आ जाएगा। इसने क्या किया कि ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाले ट्रायंगल से मैं एस एन का वैल्यू निकाला। किसका वैल्यू निकाला? एस एन का वैल्यू निकाला। अब ये ट्रायंगल से ये लोग क्या करेंगे? फिर से एस एन का वैल्यू निकालेंगे, इस पर थीटा टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो एस एन इक्वल्स टू पी एस साइन थीटा और या फिर बी साइन थीटा हम बोल सकते हैं, पी एस साइन थीटा या फिर बी साइन थीटा, यानी कि एस एन बराबर हो गया, यानी कि आर साइन थीटा इक्वल्स टू आर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा, आर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से हमको ये पता चल गया, आर पता है हमको, अभी निकाला हमने आर, बी पता है हमको, साइन थीटा पता है, साइन अल्फा निकल गया, अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर ये सवाल डन है। अब पता नहीं इसके आगे काहे लेकर के ये लोग गए हैं। ठीक है, साइन अल्फा, और एक तरीका क्या है, इस वाले पोर्शन को अभी छोड़िए, ठीक है, टैन अल्फा बताइए बड़े वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हमको टैन अल्फा बताइए। कौन सा? ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था ओ एस एन जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें टैन अल्फा बताइए। तो हमने वह एक तो तरीका निकाल लिया, साइन अल्फा निकाल लिया, साइन अल्फा निकाले, हमारा काम तो यहाँ समाप्त हो गया। मान लीजिए साइन से हमको काम नहीं चल रहा, हमको टैन से बताइए, टैन अल्फा से। तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा? एस एन बाई ओ एन, एस एन बाई ओ एन। एस एन का वैल्यू हमको पता है थीटा के टर्म्स में, एस एन का वैल्यू थीटा के टर्म्स में पता है, क्या है ये, साफ करें, बी साइन थीटा। एस एन का वैल्यू हमको पता है ठीक है, एस एन का वैल्यू पता है बी साइन थीटा। ओ एन का वैल्यू क्या है? ठीक है, ओ एन को हम लोग उसने तोड़ लिया ओ पी और पी एन में, और ए प्लस बी कॉस थीटा। ओ एन का वैल्यू हमने निकाला था ना कहीं, ये तो रहा है ओ एन का वैल्यू, ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। अब देखिए, आप थीटा पता है, थीटा पता है, बी पता है, ए पता है, बी पता है, तो टैन अल्फा बराबर ये वाला पार्ट, ये अब आपको पता चल गया। ठीक है, लो ऑफ कोसाइंस और लो ऑफ साइंस बोलते हैं, या पढ़ लीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए, और कौन सा पार्ट रह गया इसमें? इसमें हमने ये पार्ट देख लिया था, यहाँ तक हमने देख लिया था ना, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये तो अभी निकाला ना हमने ये वाला। ठीक है, बी पता है, ये पता है, अल्फा साइन अल्फा पता चल गया। अब इसमें इसने क्या किया है ना कि पी एम इक्वल्स टू ए साइन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन बीटा। अब ये बीटा इसको माना है, इसको थोड़ा मैं क्लियर करूँ, बस 2 मिनट और लगेगा, और इसको हम सवाल भी अगले लेक्चर में देखेंगे, थोड़ा लंबा होने लग गया है ये।
ठीक है, इसको इसने बीटा माना है इस वाले एंगल को, और इसको इसने ऐसा पी एम को इस पर ये डाला हुआ है। चूँकि ये दिया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ज़रूरत नहीं था इसको यहाँ बताने का, या हो सकता है किसी सवाल में इस तरह का सवाल आए तो आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बट एक बार आपने ये अल्फ़ा निकाल ही लिया है तो ये भी अल्फ़ा हो गया ना, ये अल्फ़ा हो गया, पैरेलल लाइन्स है ना ये, और ये पैरेलल लाइन्स है, तो अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, पैरेलल लाइन्स है, तो ये भी अल्फ़ा निकाल के काम तो हो ही जाता। बट जो भी ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पी एम इक्वल्स टू ए साइन अल्फ़ा। पी एम कौन सा है, पी एम ये है, पी एम इक्वल्स टू ए साइन अल्फ़ा। अब इस वाले ट्रायंगल को ले लीजिए, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, पी एम इक्वल्स टू ए साइन अल्फ़ा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बताया है इसमें, कहाँ गया, ए साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी साइन बीटा, बी साइन बीटा। अब ये वाले ट्रायंगल को ले लीजिए, ये वाला ट्रायंगल ले रहा है, ठीक है, इसमें भी पी एम है, पी एम यहाँ भी है ना, पी एम इक्वल्स टू बी, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, तो बी साइन बीटा। अब ये आपको निकालने आना चाहिए कि मैंने बी कैसे क्या माना है, अभी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है, बी साइन बीटा हो गया। ठीक है, पी एम इक्वल्स टू ए साइन अल्फा बी साइन बीटा। अभी क्या पी एम है तो इक्वेट आप कर दीजिए इसको, ठीक है, ये देखिए इसको इक्वेट कर दें। एक मिनट मित्रों, ये डिलीवरी वालों को ठिकाना नहीं होता है, कभी भी पहुंच जाते हैं, है ना। चलिए, सॉरी फॉर दैट। घंटी, आगे बढ़े, कहाँ पे थे हम लोग, ये हो गया था पी एम को उसने दो ट्रायंगल लगा करके इसके ये बीटा के बराबर कर लिया। अब यहाँ से इस क्या किया, इसको ये सॉल्व करके ये लेके आ गए, ठीक है, सॉल्व करके ये लेके आ गए। कैसे सॉल्व किया होगा इसको, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो काम हो जाता है, या इसको आप इधर नीचे ले जाइए, इसको आप इधर नीचे ला जाइए, काम अपना हो जाता है। जब यहाँ से क्या होता है कि हमारे पास पहले से दो एक इक्वेशन था, ये एक इक्वेशन था, और फिर ये एक इक्वेशन आ जाता है जहाँ पर बीटा बाई अल्फा यहाँ भी दिख रहा है, बीटा बाई साइन अल्फा यहाँ दिख रहा है, बी बाई साइन अल्फा, सॉरी बी बाई साइन अल्फा यहाँ भी दिख रहा था, तीनों को हमने इक्वेट कर लिया, ठीक है। तो जिस भी टर्म्स में निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं। tan अल्फा बता ही दिया था आपको, साइन अल्फा ये देख ही चुके हैं, ये सब चलिए हो गया। ये पढ़िएगा इसको, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब इसमें क्या ना, एक चीज़ जो लास्ट चीज़ इसमें ध्यान रखने का है कि आप जो अल्फ़ा मान रहे हैं ना, ये अल्फ़ा जो मान रहे हैं वो आप इस वेक्टर के साथ मान रहे हैं। तो जब आप कैलकुलेशन अल्फ़ा निकालेंगे तो इसी वेक्टर के साथ एंगल देगा, ठीक है। वो इस सवाल में दिखेगा कि वो कैसे पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। अगर आप ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ठीक है। अगर आप उल्टा मान लेंगे ना तो उल्टे के साथ आ जाएगा, फिर वो सवाल आपका गलत होने लग जाएगा। तो थोड़ी इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर है, एग्जीक्यूशन यहाँ पर है, तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। चलिए अभी के लिए टाटा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उसे वीडियो अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।